Everyone, so in this lecture we will learn about the Bohr atomic model. इससे पहले हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल पढ़ा था। उसके बाद क्या था, जो रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस थी उसको अवॉइड करने के लिए, उससे दूर करने के लिए बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। रदरफोर्ड्स की कौन सी लिमिटेशंस थी कि उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कशन नहीं करी थी ऑफ द एटम, और स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में भी बताया नहीं था। वहाँ उनके पोस्टुलेट से उनके पोस्टुलेट को अगर हम फॉलो करते तो उसकी वजह से एटम जो था वो अनस्टेबल आ रहा था। तो बोहर ने क्या किया, कुछ एक जो मैक्सिमम उनके रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स थे वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करे और अपने 3 ऐसे पोस्टुलेट दिए जो कि ये इन सबको लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करते थे एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन करते थे। नील बोहर प्रपोज्ड एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ एटम टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल एंड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स एज वेल एज द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन के बारे में भी इन्होंने बताया। सो हमें पता है बोहर आपके जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या बताया था कि सेंटर में आपका मैक्सिमम आपका जो मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, साथ ही साथ सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में मिलेगा और यहाँ ये जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और जो आपके बोहर थे उन्होंने भी ये बताया कि ऐसा सच में है, और साथ में ये भी बताया कि जैसे कि रदरफोर्ड ने बताया था कि मैक्सिमम जो स्पेस होता है वो एटम में वो एम्प्टी होता है, तो बोहर ने भी उसको बताया कि हाँ ये भी सही है। बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने एक्स्ट्रा बताई। तो वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी जिससे कि जो लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड की वो दूर हो जाती, वो कौन सी थी, पोस्टुलेट्स थे। जैसे कि फर्स्ट है आपका क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पे क्या थे, ऑर्बिट के बारे में क्या बताया गया कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में तो उसकी जो एनर्जी होगी वो फिक्स्ड रहेगी। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स्ड रहना, क्वांटाइज्ड रहना। ओके, तो वो फिक्स्ड रहेगी। ऐसा नहीं होगा जैसे हम कह रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है और अल्टीमेटली वो फॉल कर जाना था बीच में, न्यूक्लियस के बीच में फॉल कर जाना था रदरफोर्ड के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। बट बोहर ने ये बताया कि जो आपके ऑर्बिट है वो क्वांटाइज्ड है। ओके, सो एटम कंसिस्ट ऑफ अ कोर कॉल्ड न्यूक्लियस इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड, जो कि रदरफोर्ड ने भी बताया था, इन्होंने भी वही बता दिया। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो कैसे होगी, क्वांटाइज्ड होगी, यानी कि वो एनर्जी फिक्स्ड होगी। बोहर ने ये बताया कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि वो एनर्जी रेडिएट करके फॉल कर जाते। तो इससे सबसे पहली बात थी कि उन्होंने स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करा। बोहर ने स्टेबिलिटी को इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं अगर वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, यानी कि अगर ये इसके अराउंड अगर ये रोटेट कर रहा है तो वो एनर्जी को वो नहीं रेडिएट कर रहा है, तो इसकी वजह से वो बीच में फॉल नहीं करेगा, वो न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा, हेंस स्टेबिलिटी भी एटम की ठीक रहेगी। राइट, तो यहाँ पर यही बात थी कि उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में बताया था बाय एक्सप्लेनिंग दैट कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस है वो डज नॉट इमिट रेडिएशन, उसकी जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ओके, सो यहाँ पर एक और चीज़ थी कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रही है इसको रिवॉल्व करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को, वो क्या थी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हमने पहले भी करा था। अगर इसकी यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv²/r, R इज़ इक्वल टू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, जो आपका कांस्टेंट है K, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ZE क्या हुआ आपका कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है एंड बाहर इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है आपका E, क्योंकि फोर्स में आप यहाँ पर चार्जेस नहीं, फोर्स में आप यहाँ पर साइंस नहीं ले सकते, तो यहाँ डिवाइडेड बाय r², ये था। ओके, फर्स्ट ये हो गया कि एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी इलेक्ट्रॉन्स जब चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। सो दीज ऑर्बिट्स आर स्टेबल, तो इसका मतलब हेंस उन्होंने क्या बताया था, यहाँ पर कंक्लूजन है इसका, दीज ऑर्बिट्स आर स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स है बट स्टेबल ऑर्बिट्स है विच आर नॉन रेडिएटिंग कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। इन ऑर्बिट्स को क्या नाम दिया गया, स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया, और ये नॉन रेडिएटिंग होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन रेडिएटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन जब इसमें रिवॉल्व करेगा दैट विल नॉट लूज एनी काइंड ऑफ रेडिएशन, तो इसी वजह से नॉन रेडिएटिंग है ये। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम।
सो यहाँ सेकेंड आता है एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। देखो क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा इसमें वो भी आपका क्वांटाइज्ड होगा, यानी कि वो फिक्स्ड होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम पहले देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। L इज इक्वल टू, जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू mv/r हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो यहाँ इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ऑल्सो हम यहाँ पर लिखते हैं, ऑल्सो वी नो दैट L किसके इक्वल है, L इज इक्वल टू NH/2π। दैट मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या बताया, वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि ये जो इंटीग्रल मल्टीपल है इसका, जो n इज द पॉजिटिव इंटीजर, उससे मल्टीप्लाई करा है, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम आपका क्या है, क्वांटाइज्ड। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड रहेगा, मीन्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो L इज इक्वल टू क्या किया, n इंटू h/2π कर दिया। सो ऑल्सो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों से हम यहाँ पर चीज़ें इक्वेट करेंगे, वी विल गेट mv/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NH अपॉन यहाँ पर आपका 2π हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन। सो हम यहाँ पर इसमें इस तरह से बॉक्स बना देंगे। दैट मीन्स अभी तक हमारा क्या हो गया कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका क्वांटाइज्ड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है एंड जो ऑर्बिट है वो भी आपके क्वांटाइज्ड है, यानी कि वो उसकी एनर्जी भी आपकी फिक्स्ड है। और वेर अगर आप लिखें यहाँ पर वेर n क्या होगा इसमें, अगर नहीं पता चले तो n इज इक्वल टू, n क्या है, इट कैन बी 1 2 3 सो ऑन, यानी कि n क्या हुआ आपका पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि n क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, इंटीजर, ओके। और जो h इसमें है वो क्या है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ओके, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आपके ये एंगुलर मोमेंटम भी आपका क्वांटाइज्ड हो गया तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स शेल, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स शेल नॉट लूज एनर्जी इन सच ऑर्बिट्स। इसका मतलब वही हो गया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा इन ऑर्बिट्स में, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, वो अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करेगा। अगर एनर्जी लूज़ नहीं करेगा तो न्यूक्लियस में भी फॉल नहीं करेगा, दैट मीन्स एटम विल बी स्टेबल। सो थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया है कि एनर्जी इमिट कब होगी और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी। एंड इलेक्ट्रॉन इमिट्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी ओनली व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। ओनली आपका तभी ये इमिट करेगी एनर्जी और एब्जॉर्ब करेगी जब आपका क्या होगा कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अगर मान लीजिए कि इसी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ना लूज़ करेगा ना एब्जॉर्व करेगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन अगर यही इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस है वो छोड़ के जंप करता है दूसरे ऑर्बिट में, तो ये क्या हो सकता है, अगर लोअर टू हायर एनर्जी लेवल पे ये जंप कर रहा है तो ये क्या बोलेंगे आप कि ये एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। और अगर ऊपर से यहाँ पे हायर जो आपका ऑर्बिट है उससे लोअर ऑर्बिट में जा रहा है तो इसका मतलब एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। नीचे आने में क्या हो रहा है, एनर्जी को ये इमिट कर रहा है, राइट। सो इसका मतलब अगर वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है तभी वो एनर्जी को क्या कर सकता है, रेडिएट कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर भी समझेंगे, दिस इज़ योर Ze, दिस इज़ योर न्यूक्लियस जिस पे कि चार्ज है और यहाँ पर ये ऑर्बिट बने हुए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और इसकी एनर्जी इस वाले में कितनी है, E1। अभी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 थी। जब वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो उसकी एनर्जी यहाँ पहुँचने पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी, राइट। सो दैट मीन्स उसने सम एनर्जी एब्जॉर्व करी होगी बिकॉज इट इज़ गोइंग
टू दी हायर एनर्जी स्टेट। और ऑन दी अनदर हैंड सपोज मान लीजिए हायर एनर्जी लेवल पर आपका हायर ऑर्बिट पे आपका इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, आपको उसने लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाना है। तो अगर आपको इसमें जाना है, सपोज यहाँ पर E2 था, इसकी एनर्जी इनिशियल एनर्जी इसकी E2 थी पहले, जब आफ्टर दी ट्रांजिशन ये यहाँ से यहाँ चले गया उसकी एनर्जी होगी E1। तो इस केस में जब हायर से लोअर ऑर्बिट में ये एनर्जी वाले में जा रहा है तो दैट मीन्स इट विल रेडिएट एनर्जी, इट विल इमिट एनर्जी, और इस केस में इट विल एब्जॉर्व एनर्जी, राइट। और कितनी एनर्जी एब्जॉर्व हुई है, इमिट हुई है और एब्जॉर्व हुई है, उसका पता कैसे चलता है, उसके लिए इन्होंने बताया आप माइनस करोगे। अगर हम यहाँ पे माइनस करें कि ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, तो उनका डिफरेंस एनर्जीज का क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, और वो किसके इक्वल होगा, वो एनर्जी का जो आपकी एब्जॉर्व या इमिट हो रही है दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल टू h न्यू। और इसमें हमेशा याद रखोगे जो E2 है जो पहले आता है वो बिगर टर्म आएगी, ये बिगर टर्म आएगी, और ये वाली आपकी स्मॉलर टर्म आएगी। एनर्जी में जो बिगर एनर्जी वाली टर्म है उसको पहले लिखोगे और स्मॉलर वन को माइनस करोगे। और इस केस में जब आपकी ये एनर्जी क्या हो रही है, ये एब्जॉर्व हो रही है एनर्जी। और इस केस में जब आप हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहे हो तो किस में आएगा, तो उसका जो एनर्जी गैप होगा उसको भी क्या लिखोगे, वो भी आपका क्या आएगा, बिगर जो आपकी हायर एनर्जी टर्म है वो E2 है, E2 माइनस E1 करोगे इज इक्वल टू, दोनों के बीच में गैप कितना है आपका, कितना आएगा, विच इज इक्वल टू h न्यू। बस ये आपको याद रखना है कि एनर्जी गैप, जो एनर्जी रेडिएट होती है, एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है या फिर एनर्जी इमिट हो रही है, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस इट्स ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो एनर्जी वो रेडिएट नहीं करेगा, ये बताया था आपके बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। तो इसी तरह से एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन का जो लिखा है, emission and absorption of energy when electron jumps from one orbit to another, तभी ये इसकी emission या फिर absorption हो सकती है। और उसके लिए E2 माइनस फॉर्मूला क्या है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। कितनी एमिट या एब्जॉर्व होगी, h न्यू एमिट या एब्जॉर्व होगी, और यहाँ पर बिगर एनर्जी टर्म माइनस लोअर एनर्जी टर्म आएगा। नाउ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा। वैसे जनरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन एनी ऑर्बिट En कितनी हो जाती है, nth लेवल पे कितनी हो जाएगी, -13.6 Z²। Z क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा अपॉन n²। n क्या हो जाएगा, कौन सा ऑर्बिट है उसका नंबर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी है। ऑल्सो अगर आपका यहाँ पर Z इज इक्वल टू 1 है फॉर द हाइड्रोजन एटम जिसके लिए Z 1 होता है, तो En एनर्जी कितनी आएगी, इट इज़ इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर n² आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या है, n इज व्हाट, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर उस ऑर्बिट का नंबर होगा जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी एनर्जी निकाल रहे हो, उस ऑर्बिट का आपका नंबर आ जाएगा। सपोज ऐसा है कि अगर n इज इक्वल टू 1 वाला ऑर्बिट है हमारा, n इज इक्वल टू 1 वाला लेवल है, तो उसके लिए एनर्जी, उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, E1 इज इक्वल टू -13.6। और मान लीजिए कि यह हाइड्रोजन एटम है, फॉर हाइड्रोजन एटम दैट मीन्स Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस केस में Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ओवर हेयर Z इज इक्वल टू 1, यानी कि ये वाला हम यूज़ करेंगे, तो नीचे डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 1 हेयर, सो आई विल राइट 1² और इज इक्वल टू, सो ये कितना आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n इज इक्वल टू 2 जो आया आपके पास, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, E2 जो है आपका वो कितना आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू -13.6, और n की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी लेवल फर्स्ट की है, एनर्जी लेवल सेकंड की है, ये एनर्जीज। अब इसमें बाय चांस ये होगा, सपोज दिस इज योर प्लस Z, दिस इज़ योर न्यूक्लियस, दिस इज़ योर फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज़ योर सेकेंड ऑर्बिट। अगर यहाँ से मान लीजिए एब्जॉर्व करता है या फिर इमिट करता है, अगर एब्जॉर्व करेगा तो क्या करेगा, जंप करेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो उस केस में एब्जॉर्व करेगा, कितना एब्जॉर्व करेगा और कितना इमिट करेगा, वो कैसे डिपेंड करता है, हमने अभी करा था, विच इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1, बिगर एनर्जी टर्म इनमें से जो बिगर होगी E2 माइनस E1
आप यहाँ पर इस तरह से लिख लो, नॉट E2 माइनस E1, डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, h न्यू हो जाएगा। ओके, या फिर आप लिख सकते हो यस दिस इज योर E2 माइनस E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, h न्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके यू विल गेट दी एनर्जी डिफरेंस, यानी कि जितनी एनर्जी आपकी एब्जॉर्व हुई होगी या जितनी एनर्जी आपकी इमिट हुई होगी। और यहाँ पर बिगर टर्म कौन सी है, माइनस में ये वाली बिगर टर्म हुई ना, फिर ये स्मॉलर हुई, दिस माइनस दिस करोगे तो आइदर वेज, या फिर वो जंप कर रहा होगा, एब्जॉर्व कर रहा होगा, वो भी निकल जाएगा, और इमिट कर रहा होगा रेडिएशन को, तो वो भी आपका डिफरेंस यहाँ पर निकल जाएगा। थैंक यू सो मच।